BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन का इंडिया नाम रखने पर बोला हमला, राहुल गांधी ने किया पलटवार। मणिपुर सरकार ने हिंसा प्रभावित राज्य में आंशिक रूप से इंटरनेट किया बहाल। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या मामले में आरोपित गोपाल गोयल कांडा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी। असम विधानसभा की नई बिल्डिंग बनकर हुई तैयार, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जल्द करेंगे उद्घाटन। अब खबरें विस्तार के साथ। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन का इंडिया नाम रखने पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है और इंडियन मुहाजिरीन में भी इंडियन है। सिर्फ नाम रख लेने से क्या होता है। वहीं अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि आप हमें जो चाहे बुलाएं, लेकिन हम इंडिया हैं। हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। हम वहां के सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा था। उन्होंने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा कि इंडिया गठबंधन देश में अब तक का सबसे दिशाहीन गठबंधन है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुहाजिरीन जैसे नामों का हवाला देते हुए कहा कि केवल देश के नाम के इस्तेमाल से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। मणिपुर सरकार ने हिंसा प्रभावित राज्य में आंशिक रूप से इंटरनेट बहाल कर दिया है। राज्य सरकार ने 25 जुलाई को जातीय हिंसा के कारण ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लगभग 3 महीने बाद शर्तों के साथ ये निलंबन हटाया है। मणिपुर सरकार ने एक आदेश में कहा कि केवल वे लोग जिनके पास स्टैटिक आईपी कनेक्शन है, वे ही सीमित तरीके से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। वहीं फिलहाल राज्य में मोबाइल इंटरनेट पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। इसमें कहा गया है कि संबंधित ग्राहक द्वारा किसी भी कीमत पर कनेक्शन का उपयोग करने वाले किसी भी राउटर और सिस्टम से वाईफाई हॉटस्पॉट की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि सरकार ने लोगों की पीड़ा पर विचार किया है, क्योंकि इंटरनेट प्रतिबंध से कार्यालय, संस्थान और घर से काम करने वाले लोगों के अलावा मोबाइल रिचार्ज, LPG सिलेंडर बुकिंग, बिजली बिल का भुगतान और अन्य ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आपको बता दें कि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय झड़पों के बाद करीब 2 महीने से ज्यादा वक्त से राज्य में इंटरनेट बैन था। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या मामले में आरोपित और हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और अरुणा चड्डा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें कि 5 अगस्त 2012 में MDLR एयरलाइंस की पूर्व निर्देशक गीतिका ने अपने अशोक विहार स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शर्मा ने अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा और MDLR के मैनेजर अरुणा चड्डा को जिम्मेदार ठहराया था। अदालत ने दोनों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जुलाई को अपना निर्णय सुनाना था, लेकिन अदालत ने अपरिहार्य कारणों के इसे 25 जुलाई तक के लिए टाल दिया था। बता दें कि एयरलाइन अब बंद हो चुकी है। पंजाब विधानसभा का स्पेशल सत्र संवैधानिक था या गैर संवैधानिक, इसे लेकर अब पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। पंजाब के गवर्नर ने जहां बीते दिनों खत लिख सत्र पर राय लेने और दूसरी बार उसे गैर संवैधानिक करार दिया था, वहीं CM मान ने चारों बिल पास होने व थोड़ा इंतजार करने की बात कही है। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब यूनिवर्सिटी में नए बने हॉस्टलों के शुभारंभ पर पहुंचे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने गवर्नर पर तंज भी कसा और चारों बिल पास करवाने के लिए तंज भी कस दिया। CM भगवंत मान यूनिवर्सिटी में खड़े होकर पहले राजनीतिक बातों का जवाब देने से कतराते रहे, लेकिन जब उनसे वाइस चांसलर बिल के बारे में बात पूछी गई तो उन्होंने गवर्नर पर तंज कस दिया। CM मान ने कहा कि सिर्फ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की नियुक्ति वाला ही नहीं,
बल्कि चारों बिल अभी पेंडिंग है। वो गैर संवैधानिक कह रहे हैं या ना, उन्होंने तो बजट सेशन कभी भी इजाजत नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कैसे कह दिया कि संवैधानिक है। चारों बिल पास होंगे, बस थोड़ा वेट करना होगा। जम्मू और कश्मीर में आए दिन टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। वहीं अब उत्तरी कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग की घटना सामने आई है। दरअसल उत्तरी कश्मीर के बारामूला में टारगेट किलिंग का षड्यंत्र नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने नापाक मंसूबों को नाकाब करते हुए लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को धर दबोचा है। जवानों को उनके पास से 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 14 कारतूस व अन्य साजो सामान के अलावा एक पहचान पत्र और एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी मिली है। बता दें कि अभी दोनों से पूछताछ की जा रही है। देश में पिछले कुछ साल से अवार्ड वापसी का चलन काफी तेज हो गया है। इस पर लगाम कसने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी ने अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाने की सिफारिश की है। कमेटी का कहना है कि अवार्ड पाने वाले विजेताओं से पहले ही फॉर्म पर सिग्नेचर करवा लिए जाएं कि वे भविष्य में अपना अवार्ड नहीं लौटाएंगे। कमेटी ने अवार्ड वापसी के मुद्दे को देश का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि इससे पुरस्कारों की साख पर असर पड़ रहा है। बता दें कि इस कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 मेंबर शामिल है। संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद YCSR कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी विजयसाई रेड्डी हैं। बता दें कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने साल 2015 में कर्नाटक के प्रख्यात लेखक कलबुर्गी के मर्डर के बाद अवार्ड वापसी मामले का भी जिक्र किया। उसने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है। हमारा संविधान हर नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी देता है। संविधान प्रोटेस्ट की भी आजादी देता है, लेकिन पुरस्कार लौटाना विरोध का एक तरीका बन रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कमेटी ने कहा कि कोई भी संगठन किसी को सम्मान के तौर पर अवार्ड देता है, इसलिए इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मेघालय में मुख्यमंत्री कार्यकाल पर हमला करने वाले 18 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें भाजपा महिला मोर्चा की 2 पदाधिकारी भी शामिल हैं। इनकी पहचान बेलिना एम मराक और दिलचेप च मराक के रूप में हुई है। बता दें कि तुरा में बने सीएम ऑफिस पर भीड़ ने सोमवार शाम को हमला कर दिया था, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। हमले के लिए उकसाने का आरोप 2 टीएमसी नेताओं पर लगा है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि जिस समय हमला हुआ उस समय सीएम कॉनराड संगमा ACHIK और GHSMC के प्रतिनिधियों के साथ बात कर रहे थे। बता दें कि ये संगठन पिछले 14 दिनों से तुरा को विंटर कैपिटल बनाने की मांग करने के लिए भूख हड़ताल कर रही हैं। सीएम ने इनके प्रतिनिधियों को सोमवार को बातचीत के लिए बुलाया था। बातचीत करीब पूरी हो गई थी, तभी अचानक भीड़ आई और पथराव करने लगी। भीड़ ने सीएम ऑफिस का गेट तोड़ने की भी कोशिश की। इस हमले में 21 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बता दें कि सीएम कॉनराड संगमा ने हिंसा में घायल सुरक्षा कर्मियों का हालचाल जाना और घायल कर्मियों के लिए 50,000 रुपए की मदद और इलाज का खर्च देने की भी घोषणा की है। असम विधानसभा की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। 30 जुलाई को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसका उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहेंगे। इनके अलावा वर्तमान, पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक कार्यक्रम में रहेंगे। ये जानकारी असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नुमाल मोमिन ने दी है। डिप्टी स्पीकर नुमाल मोमिन ने कहा कि नई विधानसभा में नए फीचर्स होंगे। हम जल्द ही विधानसभा बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये असेंबली काफी मॉडर्न होगी और अगला विधानसभा सत्र यहीं लगेगा। बता दें कि इस नई बिल्डिंग निर्माण कार्य कांग्रेस के समय शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मंगलवार को अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। यहाँ गवर्नर ने प्रदेश पर प्राकृतिक आपदा के कारण मंडरा रहे संकट को दूर करने की अरदास की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति
और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द ठीक होने की भी अरदास की। इसके बाद उन्होंने लंगर हॉल में जाकर सेवा भी की। बता दें कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने खूब कहर बरपाया है। इसके बाद राज्यपाल ने भी आपदा प्रभावित कई क्षेत्रों का दौरा किया है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने मंगलवार को चीन के टॉप डिप्लोमेट वांग यी से मुलाकात की। जोहान्सबर्ग में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग में शामिल हुए डोभाल ने कहा कि साल 2020 से एलएसी के हालातों ने भारत चीन के बीच रणनीतिक विश्वास को खत्म कर दिया है। वहीं वांग यी ने दावा किया कि पिछले साल बाली में हुई बैठक के दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय संबंधों को फिर से शुरू करने को लेकर सहमति बनी थी। चीन की इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी BYD मोटर्स का भारत में प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव खारिज होने के बाद वांग यी ने इस पर दोबारा विचार करने की अपील की है। वांग यी ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं और नई दिल्ली को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। दोनों देश चाहे एक दूसरे का समर्थन करें या विरोध, इसका सीधा असर भारत चीन के विकास और वैश्विक परिदृश्य पर पड़ता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।